हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू प्रॉपर आई स्पीसीज चैनल एंड करंट इशू एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 1 सितंबर 2023। चलिए फर्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। पर फर्स्ट आर्टिकल की तरफ से मैं ये बताना चाहता हूँ कि वीडियो लेट क्यों हुई। देखिए, सुबह जब मैं पीपीटीज़ को तैयार कर रहा था तो उस टाइम पे लास्ट पीपीटी बची हुई थी और सब चीज़ तैयार हो गया था, बट मुझसे कुछ ऐसे दब गया कि जिससे पूरी पीपीटी डिलीट हो गई। मैं बहुत परेशान हो गया और उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिर उसके बाद ऑफिस का टाइम हो गया था तो फिर मैं वीडियो लेक्चर यहाँ पे बना नहीं पाया। तो अभी मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, तो प्लीज़ सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस। तो चलिए फर्स्ट आर्टिकल की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे शिकागो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट रिवील करी है। ये रिपोर्ट है एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के बारे में। देखिए, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स जो है यहाँ पे बताती है कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो सिटी है वहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल किस तरीके का है। अब पर्टिकुलरली हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर क्या हुआ है ना, कि जो फाइन पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन है, उन्होंने क्या करा है कि इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको 5.33 ईयर से डिक्रीज कर दिया है। यहाँ पे पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन क्या है, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हो गया, पार्टिकुलेट मैटर 10 हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया या कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये कुछ पार्टिकुलेट पॉल्यूशन है। ठीक है, ये पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन है। तो पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर 2.5। ये मैटर 2.5 क्या है यहाँ पे, ये देखिए, पार्टिकुलेट मैटर वो पार्टिकल्स हैं जो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, से एयर में झूलते रहते हैं ऊपर एयर में, जिन्हें एरोसेल्स भी कहते हैं हम। और ये 2.5 यहाँ पे बता रहा है उनके डायमीटर को, जो कि यहाँ पे होता है माइक्रोमीटर। 2.5 माइक्रोमीटर अगर किसी पर्टिकुलर एरोसोल का डायमीटर है तो उसे हम बोलेंगे पार्टिकुलर मीटर 2.5, और अगर उसका डायमीटर 10 है तो उसे बोलेंगे पार्टिकुलर मीटर 10। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। तो इन फाइन पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 5.3 ईयर से क्या हो गई है, कम हो गई है। ये पर्टिकुलरली जो यहाँ पे शिकागो बेस्ड यूनिवर्सिटी है, उन्होंने जो ये रिपोर्ट निकाली है वो बेस्ड है किस पे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस है 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर की जो गाइडलाइंस है उसके बेस पे निकाले हैं। यानी कि 1 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम है वहाँ पे सिर्फ 5 माइक्रोग्राम तक का पार्टिकुलर मैटर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो यानी कि उसे हम पॉल्यूशन की कैटेगरी में बोलेंगे, यानी कि वहाँ पे पर्टिकुलरली हम डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइंस के हिसाब से क्या बोलेंगे, वहाँ पे पॉल्यूशन है। अब देखिए, जैसे अगर पर्टिकुलर किसी सिटी की बात करूँ, जैसे दिल्ली की बात करूँ, तो दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, इतना ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर है कि वहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो डायरेक्टली 11.9 यानी कि लगभग 12 साल क्या हो गई है, कम हो गई। यानी कि अगर आप दिल्ली में रहते हो तो जब अगर वहाँ पे पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, अगर वो पहले 70 ईयर थी, अब वो घट के कितनी हो जाएगी, सीधे सीधे 58 ईयर हो जाएगी। यानी आपके 12 साल घट जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, नोएडा हो गया, इन सब में ही जो ये सारी सिटीज़ हैं, इन सब सिटीज़ में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा गिरी है। जैसे 12 साल यहाँ पे हो गया, गुड़गांव में भी लगभग 12 साल हो गया, फरीदाबाद में भी 11 साल के आसपास। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिली हैं चीज़ें। इसके अलावा और जो फाइंडिंग्स है यहाँ पे आप देखेंगे वही 5.3 वाली जो चीज़ है जो मैंने बता दी। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ हैं उनकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हमारी घटी है वो लगभग 5 साल के अराउंड घटी है, 4.5 साल घटी है। इसके अलावा अगर माल न्यूट्रिशन की वजह से 1.8 ईयर यानी कि लगभग 2 साल हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो डिक्रीज हुई है। इसी तरीके से अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इतना ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, ये सारा का सारा डेटा है। पर्टिकुलरली अगर इंडिया जैसे देखिए, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस क्या है कि 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर। बट अगर इंडिया की गाइडलाइंस की बात करें तो वहाँ पे क्या है, 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब तक का अगर यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर है तो वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। बट अगर इससे ज़्यादा होगा तो वहाँ पे पॉल्यूशन माना जाएगा। और इससे ज़्यादा देखिए तो इंडिया इस पर्टिकुलर जो पैरामीटर है, जो स्टैंडर्ड, इसको ब्रीज कर रही है। और 67% ऐसी पॉपुलेशन है जो इस पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड है इसको ब्रीज कर रही है। इंडिया के अंदर आप देखेंगे, इंडिया और जो डब्ल्यूएचओ का जो स्टैंडर्ड है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और फिर भी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, 67% पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर पॉल्यूशन को झेल रही है, मतलब इस लेवल को ब्रीज कर रही है, यानी कि पॉल्यूशन के घेरे में आ रहे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पॉल्यूशन का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें तो जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें पॉल्यूशन देखने को मिला है, ये पार्टिकुलर मैटर देखने को मिले हैं। और इस वजह से वहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 8 सालों से घट के आ गई हैं, अगर हम डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस के हिसाब से देखें तो। ठीक है, अब जो पर्टिकुलरली जो साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो जो वहाँ पे एयर पॉल्यूशन का जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ है, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ।
अब देखिए जो एयर पॉल्यूशन की वजह है वो है, जो पर्टिकुलरली एशिया की बात करें, हम साउथ एशिया की बात करें, क्योंकि साउथ एशिया की जो कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है सारी के सारे, तो वहाँ पे डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, अपना श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, भूटान, ये सारी कंट्रीज हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और पॉपुलेशन एक्सपेंशन की वजह से ये पॉल्यूशन है वो इंक्रीज होता है। इसके अलावा जो एनर्जी की जो डिमांड है और जो फॉसिल फ्यूल का जो यूज है वो इंक्रीज होते जा रहा है, उस वजह से भी वहाँ पे पॉपुलेशन देखने को मिल रहा है। जो व्हीकल काउंट है रोड पे, जो मतलब जो व्हीकल्स हैं रोड पे, उनकी जो उनकी जो संख्या है वो भी इंक्रीज हो गई है 4 गुना। ठीक है, तो इन वजह से, इन सारे कंबाइंड चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली साउथ एशिया में हमें एयर पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो WHO की जो न्यू एयर क्वालिटी इंडेक्स को रिलीज़ किया गया था WHO के द्वारा, कहाँ पे, 2021 में, तो वहाँ पे जो पैरामीटर थे उनमें चेंज किया गया था। ठीक है, अब जो WHO की जो गाइडलाइंस है, उन्होंने जो रिकमेंड करती हैं एयर क्वालिटी लेवल का 6 पॉल्यूटेंट के मेजर करके 6 पॉल्यूटेंट को मेजर करती है और फिर उस हिसाब से अपना एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसको रिलीज़ करती है। तो ये देखिए, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10, दो तो ये हो गए। उसके बाद ओजोन हो गया तीसरा, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया चौथा, फिर सल्फर डाइऑक्साइड हो गया पांचवा, और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया 6। तो इस तरीके से टोटल 6 पॉल्यूटेंट को मेजर करके यहाँ पे एयर क्वालिटी लेवल को निकाला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे ये 6 पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे CO2 नहीं है, ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे है यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की बात की गई है। अभी जो बहुत सारी जो कंपनियां हैं, जैसे डेल हो गई, HP हो गई, और अदर जो IT हार्डवेयर कंपनीज हैं, उन्होंने PLI जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उसमें इंटरेस्ट दिखाया है। पहले तो PLI स्कीम क्या है, इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, जो PLI स्कीम है वो अप्रैल 2020 में अनाउंस की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ये एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान के उसमें ये रिलीज़ की गई थी, अनाउंस की गई थी, ताकि हम एक कम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पैकेज दे पाएँ उन उन इंडस्ट्रीज़ को, जिसकी वजह से उन इंडस्ट्रीज़ को, ताकि जो हमारी जो इकोनॉमी है वो रिवाइव हो सके। ठीक है, कोविड-19 के टाइम पे ही ये रिलीज़ की गई थी, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब जो पर्टिकुलरली ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, इसका एम क्या है, इसका एम ये है कि उन पर्टिकुलरली एलिजिबल मैन्युफैक्चरर को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देना। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन, जो उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, जो उनकी सेल हो रही है, उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने हैं ओवर ए बेस ईयर। तो बेस ईयर मान लीजिए 2022 और 2023 का है। ठीक है, और पर्टिकुलरली हम डेल की बात करें कि डेल पहले क्या करता था, 100 लैपटॉप्स किसी पर्टिकुलर ईयर में क्या करता था, यहाँ पे बनाता था। ठीक है, और आगे आने वाले ईयर में उसने क्या कर दिया, 10 ने क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिया अपना प्रोडक्शन लेवल, मतलब 100 से अब 10 का इंक्रीज कर दिया, यानी कि टोटल 110 हो गया। तो जो ये इंक्रीमेंटल जो प्रोडक्शन है इनका, इंक्रीमेंटल जो मैन्युफैक्चरिंग है इनकी, इस पर्टिकुलर पे क्या किया जाएगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के अंदर। तो उनका एक तो मैन्युफैक्चरिंग जो इंक्रीज हो रही है, साथ साथ में जो इंक्रीमेंटल सेल्स हो रही है, उसके हिसाब से इनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिया जाएगा। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट का जो ये इनिशिएटिव था, इसके पीछे का जो रीज़न था, ताकि इंडिया का जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो इंक्रीज हो सके, और साथ साथ में जो हमारा एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो सके। इसके अलावा जो ये स्कीम चाहती थी कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सके, मतलब जो बाहर से जो पैसा आ रहा है वो इंक्रीज हो सके, साथ साथ में जो इंडिया के जो प्रोडक्ट है उनकी कम्पिटिटिवनेस भी क्या हो, इंक्रीज हो। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में, अगर ग्लोबल मार्केट में हमारे इंडिया के प्रोडक्ट कम्पिटिटिव होंगे तो हमारा जो एक्सपोर्ट होगा वो बढ़ जाएगा, और एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा तो जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, अब जो PLI स्कीम के बारे में, तो ये चीज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ। शुरू में 3 इंडस्ट्रीज़ PLI के अंदर थी। ठीक है, जैसे मोबाइल एंड एलाइड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड मेडिकल डिवाइसेस, पर्टिकुलरली ये 3 इंडस्ट्रीज़ थी शुरू में। उसके बाद धीरे धीरे इसको एक्सटेंड किया गया PLI स्कीम को, और आज की डेट में टोटल 14 सेक्टर है जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जैसे कि हो गया ऑटोमोबाइल, हो गया एंड ऑटो कंपोनेंट, हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हार्डवेयर, हो गया टेलीकॉम, हो गया फार्मास्यूटिकल, हो गया सोलर मॉड्यूल, हो गया मेटल एंड माइनिंग, हो गया टेक्सटाइल एंड अपैरल, हो गया वाइट गुड्स, हो गया
ड्रोन हो गया एंड एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो मैं गवर्नमेंट की तरफ से बता चुका हूँ। और इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक तो हमारी जो डिपेंडेंसी होगी चाइना और अदर कंट्रीज़ पे, वो एक क्या हो जाएगी, रिड्यूज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उसको सपोर्ट मिलेगा, और जब आपको पता है लेबर इंटेंसिव सेक्टर को सपोर्ट मिलता है तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा इंपोर्ट बिल है, हम इंपोर्ट कम करेंगे क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडिया के अंदर ही हो रही है, तो हमारा इंपोर्ट बिल क्या हो जाएगा, कम होगा। और साथ साथ में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसका भी बूस्टअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी पीएलआई स्कीम के अंदर, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव सेक्टर के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कंपाला डिक्लेरेशन। देखिए जो ये पर्टिकुलरली जो कंपाला डिक्लेरेशन है वो अफ्रीकन कंट्रीज से रिलेटेड है। जो 14 अफ्रीकन कंट्रीज़ है अभी उन्होंने कंपाला मिनिस्टर डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है। जो ये कंपाला मिनिस्टर डिक्लेरेशन है वो रिलेटेड है माइग्रेशन से रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। सो डैट कि ये टैकल कर पाए, सो डैट कि ये चीज़ों को टैकल कर पाए इन ऑर्डर टू कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन मूवमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ऑन द कंटिनेंट। जो कनेक्शन है किसके बीच में, ह्यूमन मूवमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के बीच में जो क्या है कनेक्शन है, उस इश्यू को क्या कर पाए, टैकल कर पाए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये कंपाला डिक्लेरेशन है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है माइग्रेशन, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो कि अफ्रीका में हो रहा है उससे रिलेटेड है। अफ्रीका के अंदर जो माइग्रेशन हो रहा है, जो इन्वायरमेंट रिलेटेड चेंजेस हो रहे हैं, जो क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे हैं उससे रिलेटेड है ये कंपाला डिक्लेरेशन, ठीक है। तो इसमें सिर्फ कौन सी कंट्रीज़ है, अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्या इंडिया इसका पार्ट है तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ये भाई अफ्रीका की कंट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी आपको पता है कि जो अफ्रीका के अंदर क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से या जो वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से वहाँ पे भुखमरी देखने को मिलेगी, आपको पॉवर्टी देखने को मिलेगी। और इस वजह से बहुत सारे जो लोग हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं सूडान की बात करूँगा तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ से क्या करा, डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर दिया अपने आप को, मतलब वहाँ से वो माइग्रेट हो रहे हैं। जैसे मोरक्को से बहुत सारे लोग स्पेन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो ये माइग्रेशन का जो इशू है बहुत ज़्यादा बना रहता है अफ्रीका के अंदर। तो इन्हीं सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए कंपाला डिक्लेरेशन आया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद रख लिए, ठीक है। अफ्रीका क्योंकि आप सभी को पता है वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट की वजह से, इस वजह से यहाँ पे माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, सीवियर वेदर इवेंट्स वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से इन सभी चीज़ों को टैकल करने के लिए हमारे पास मतलब अफ्रीका ने कंपाला डिक्लेरेशन को साइन किया है। और अभी इसके अंदर टोटल 48 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, ठीक है। यहाँ पे अब है रेड सैंड बाओ के बारे में। अभी क्या हुआ है ना, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी है उन्होंने यहाँ पे एक इशू को रेज किया है, इलीगल ट्रेड ऑफ रेड सैंड बाओ के बारे में। तो हमें रेड सैंड बाओ के बारे में जानना जरूरी है। देखिए जो ये रेड सैंड बाओ है ये एक स्नेक है जो कि एंडेमिक है इंडिया, पाकिस्तान और ईरान के अंदर, यानी कि सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और ईरान में ही पाया जाता है। एंडेमिक का मतलब होता है कि एंडेमिक का मतलब होता है कि पर्टिकुलरली वो चीज़ उसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। एंडेमिक का मतलब जैसे इंडिया, पाकिस्तान और ईरान के अंदर ये एंडेमिक है तो मतलब सिर्फ कहाँ पाई जाएगी, इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान में ही पाई जाएगी। ये क्या है, स्नेक है, याद रखिएगा। अब जो ये रेड सैंड बाओ है ये एक नॉन वेनेमस है, मतलब जहरीला नहीं है। और ओविपेरस है। ओविपेरस का मतलब ये एग्स को ले करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए ये जो रेड सैंड बाओ है ये इलीगल ट्रैफिकिंग क्यों हो रही, क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे कि मेडिसिन बनाने में इसका यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक्स बनाने में यूज किया जाता है। इसके अलावा जो ब्लैक मैजिक है उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से इसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इस वजह से इसका इलीगल ट्रैफिक देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, इलीगल ट्रेड इसका देखने को मिलेगा। इसका अगर आयुषन स्टेटस की बात करूँ तो ये नियर थ्रेटन है, याद रखिएगा, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर किसी ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये ऑफेंस है, क्या ऑफेंस है कि अगर किसी ने इसका ट्रेड या इसको अपने पास रखा तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसको ऑफेंस माना जाएगा। तो इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी थी। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि गैबन के अंदर कू करने की कोशिश की जा रही है वहाँ की मिलिट्री के द्वारा, ठीक है। इस वजह से वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे ना वो लोगों से गुहार लगा रहे थे कि भाई यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक चीज़ें हैं इसको बनाने में मेरी मदद कीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप अफ्रीका की जो लोकेशन देखोगे ना, बहुत सारी कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा यहाँ अफ्रीका के अंदर। हाल के
एयर्स में, जैसे कि साहिल रीजन में, पर्टिकुलरली साहिल रीजन की अगर मैं बात करूँगा तो ये सारी की सारी जो साहिल रीजन है वो कू के अंदर आ गए वहाँ, यानी कि वहाँ पे मिलिट्री रूल अब देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे मुर्तानिया है, ठीक है, यहाँ पे ये माली कंट्री है, यहाँ पे नाइजर कंट्री देखने को मिलेगा, यहाँ पे चैड है और यहाँ पे सूडान कंट्री है। हाल फिलहाल में हमने यहाँ पे लीबिया की बात करी थी। तो ये जो कंट्रीज़ है ये सारे साहिल रीजन के अंदर है और इस सहारा और इक्वेटोरियल रीजन के बीच का जो रीजन है इसको साहिल रीजन कहा जाता है। तो इन पर्टिकुलरली सारी कंट्रीज़ में यहाँ पे आपको कू देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे गेबन में भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अब कू होने वाला है, ठीक है, कू की कोशिश की जा रही है वहाँ की मिलिट्री के द्वारा। तो यहाँ की लोकेशन को देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो ये गैबन है इंपॉर्टेंट है कि ये यहाँ से इक्वेटर जो लाइन है गुजरती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ साथ में जो गैबन है यह ये एक लैंड लॉक कंट्री नहीं है, ध्यान में रखिएगा। लैंड लॉक कंट्री वो होती है जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई होती है। तो ये है इसका जो एक्सिस है साउथ अटलांटिक ओशन की तरफ इसका एक्सिस है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न तरफ देखने को मिलेगी, अफ्रीका के वेस्टर्न तरफ में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से है। इसके अलावा जो ये है प्राइम मेरिडियन, जो ये लैटिट्यूड ये लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पे आप देखेंगे जो माली कंट्री है यहाँ से प्राइम मेरिडियन गुजरती है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ में गैबन से यहाँ पे इक्वेटर गुजरता है। हाल फिलहाल में कल परसों हमने यहाँ पे जिम्बाब्वे की बात करी थी, ठीक है। हाल फिलहाल में हमने यहाँ पे जिम्बाब्वे की बात करी थी। तो यहाँ पे देखिए ये जिम्बाब्वे है और जिम्बाब्वे से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है, यहाँ पे ध्यान देइए। और ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉन है, सॉरी, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो कहाँ से गुजरती है, साउथ अफ्रीका से गुजरती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज के बारे में। अभी क्या हुआ है ना कि जो सुप्रीम कोर्ट इंडिया है उन्होंने जो मद्रास हाई कोर्ट की जो रूलिंग थी 2014 की उसको ओवर रूल करा है, किसके पर्सपेक्टिव में, सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज के पर्सपेक्टिव में। अभी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि अगर अगर कोई बंदा मतलब दो जने आपस में शादी करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज के तहत, तो उनकी जो मैरिज है उसको वैलिड माना जाएगा अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। अब वो मैरिज किस तरीके से करेंगे और वो सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज किस तरीके से होती है वो बताता हूँ मैं आपको। कोर्ट रूल डेट एडवोकेट सोलमलाइज सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज इन द पर्सनल कैपेसिटी एज फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ द कपल। अब जो क्या करेंगे, जो दो कपल हैं वो आपस में जाएंगे किसी एडवोकेट के पास और बोलेंगे कि भाई हम दोनों क्या कर रहे हैं, शादी करेंगे। तो ये जो एडवोकेट्स होंगे वो सोलमनाइज करेंगे, यानी कि उनके जो रिश्ता है उनके रिश्ते को सोलमनाइज पवित्र मानते हुए उनकी जो दोनों की जो शादी है वो करवा देंगे। तो उसको ही कहेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज, ठीक है। तो यानी कि अब वो जो दो जने हैं, जो कपल हैं, वो अपने फ्रेंड के सामने, ठीक है, एक एडवोकेट के पास जाएंगे और फिर उससे बोलेंगे कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। और वो जो एडवोकेट होगा उस पर्टिकुलर कपल का जो मैरिज है उसको सोलमनाइज करेगा और फिर उसकी उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कोर्ट ने ये रूल करा है कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज है, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज है हो रही है तो उन दो कपल्स को पब्लिकली डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमने मैरिज कर दी है, ठीक है। सिंपली एडवोकेट उनकी जो मैरिज है उसको सोलमनाइज कर लेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो देखिए जो दो जने हैं, ठीक है, द लॉ अलाउड टू हिंदू टू मैरी इन प्रेजेंस ऑफ फ्रेंड, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। विदाउट द नीड ऑफ ब्राह्मिकल प्रीस्ट एंड एलेबरेट रिचुअल, बिना प्रीस्ट के बिना रिचुअल्स के वो अपनी जो शादी है उसको सोलमनाइज कर सकते हैं। इसी को सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज कहा जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में बताएं तो एक ये सोशल मूवमेंट था जो कि 1925 के टाइम पे शुरू हुआ था तमिलनाडु के अंदर। इसके अलावा मैं बता दूं इस पर्टिकुलरली जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का जो गोल था, एक ऐसी सोसाइटी को क्रिएट करना था जहाँ पे कास्ट का कोई सिग्निफिकेंस ना हो, रिलीजन का कोई सिग्निफिकेंस ना हो और गॉड का कोई सिग्निफिकेंस ना हो। पर्टिकुलरली जो ब्राह्मिकल रिलीजन और जो कल्चर थे उनको रिजेक्ट करना चाहती थी ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इसको फाउंड किया गया था ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा, ठीक है। और इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पर्टिकुलर था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में, सॉरी सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रीन कोड के बारे में। ग्रीन कोड का मतलब है यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। अभी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने बीआरओ को बोला है कि आपको उत्तराखंड के अंदर हर महीने में क्या करना है, 10,000 ट्री लगाने हैं। अब इनको ऐसे क्यों कहा गया है, क्योंकि जो बीआरओ है वो क्या है, कंटिन्यूसली कंस्ट्रक्शन करते जा रही है, जैसे कि रोड वगैरह का कंस्ट्रक्शन और इसके अलावा वहाँ पे पुल वगैरह बनाए जा रहे हैं बीआरओ के द्वारा। इस वजह से कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत सारे जो पेड़ हैं उनको काटा जा रहा है, ठीक है।
तो इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला है कि भाई साहब जो ये BRO है कि आपको क्या करना है, 10,000 पेड़ लगाने हैं हर मंथ में, ठीक है। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब जो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल थी, ये एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंदर इस बॉडी को फॉर्म किया गया था, यानी कि इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है, वो बॉडी होती है जो किसी पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा इनेक्ट की जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जब देखिए NGT जैसी कोई भी संस्था को इस्टेब्लिश करने वाला जो इंडिया था, वो क्या बन गया था, थर्ड कंट्री बन गया था। यानी कि ऐसी संस्था जो इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू को देखेगी, इंडिया इसमें थर्ड कंट्री बन गया था आफ्टर किसके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के, ठीक है। इसके अलावा NGT को मैंडेट है कि जो भी आपके पास ये इशू आ रहे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, आपको उसको 6 महीने के अंदर अंदर फाइनल करना है, ठीक है। इसके अलावा NGT की 5 प्लेस ऑफ सिटिंग है। जो प्रिंसिपल जो प्लेस ऑफ सिटिंग है वो न्यू दिल्ली है। इसके अलावा भोपाल में, पुणे में, कोलकाता में और चेन्नई में NGT अपनी सिटिंग लगा सकती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल में चेयरपर्सन्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जुडिशियल मेंबर होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर होते हैं। इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है या तो वो 3 साल का होता है या 65 साल तक हो सकता है। इनमें से दोनों में से जो पहले हो जाए वो इनका जो टर्म ऑफ ईयर होगा, ठीक है। जो चेयरपर्सन होते हैं NGT के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और कंसल्टेशन करनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसके साथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। इसके बाद इसकी सिलेक्शन कमेटी होती है, वो इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए इसके अंदर, ठीक है, NGT के अंदर, और मैक्सिमम 20 फुल टाइम मेंबर होंगे जो कि जुडिशियल मेंबर होंगे और कुछ एक्सपर्ट मेंबर होंगे ट्रिब्यूनल में, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इसके पावर और जुरिडिक्शन की बात करते हैं। देखिए जो जितने भी सिविल केसेस हैं जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को रेज करते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे, NGT के अंदर आएंगे। NGT सुओ मोटो एक्शन भी ले सकती है इन्वायरमेंटल रिलेटेड इशू में। इसके अलावा NGT सिर्फ एजुडिकेटरी नेचर नहीं है। एजुडिकेटरी नेचर का मतलब होता है कि सिर्फ ये इसके बाद सपोज कोई केस आए इन्वायरमेंट से रिलेटेड और उस पर फैसला सुना दिया, सिर्फ इस तरीके का काम नहीं करेगी। इवन इसके और भी ज़्यादा काम है, जैसे ये प्रिवेंटिव मेजर ले सकती है खुद से, एमेलियोरेटिव मेजर ले सकते हैं, मतलब चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए, ठीक है, और रेमेडियल मेजर भी ले सकती है, किसके थ्रू, सुओ मोटो एक्शन के थ्रू। इसके अलावा जो ये एक ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन और अपीलेट जुरिडिक्शन दोनों ही है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो आपके इशू है वो डायरेक्टली आप NGT के सामने रख सकते हो। अपीलेट जुरिडिक्शन का मतलब ये होता है कि आपने सपोज जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट का मामला आया कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड, अगर आप उससे नाखुश हो तो आप बाई वे ऑफ अपील भी आप NGT के पास जा सकते हो। इसके अलावा जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है उसको फॉलो नहीं किया जाता है, किसके द्वारा, इस ट्रिब्यूनल के द्वारा। तो द ट्रिब्यूनल इज नॉट बाउंड बाई प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ठीक है। और ये किससे गाइड होती है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो NGT है ऐसे ऑर्डर को पास कर सकती है जो रिलीफ और कंपनसेशन देंगे विक्टिम को जो कि जिनको इन्वायरमेंटल डैमेज या पॉल्यूशन रिलेटेड डैमेज हुआ है। तो यानी कि कंपनसेशन और रिलीफ देने का काम भी NGT के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा NGT के जितने भी ऑर्डर होते हैं, डिसीजन होते हैं या अवार्ड होते हैं, वो उनको सिविल कोर्ट की डेक्री माना जाएगा। डेक्री क्या होता है, डेक्री होता है जजमेंट का जो समअप होता है, जजमेंट का जो समअप होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, डेक्री कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप NGT की जो प्रोसीजर है अगर उसको फॉलो नहीं करोगे तो NGT अगर आप सपोज NGT ने कोई ऑर्डर निकाला या कुछ भी चीज़ निकाली, ऑर्डर निकाला, डिसीजन निकाला, अगर उसको आप नॉन कंप्लाइंस करोगे, ठीक है, या कुछ उसकी जो प्रोसीजर है, ठीक है, अगर उसको नॉन कंप्लाइंस करोगे तो वो आप पे क्या करेगा, पेनल्टी लगा लेगा, ठीक है। अब पेनल्टी क्या क्या हो सकती है, आपको इम्प्रिजमेंट हो सकता है 3 साल तक का, आप पे फाइन लग सकता है 10 करोड़ तक का, या दोनों ही चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, मतलब दोनों ही चीज़ें आप पे पेनल्टी लग सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको NGT के खिलाफ अपील करनी है सुप्रीम कोर्ट में तो आप 90 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा NGT डील विद द सिविल केसेस, आप सभी को पता है, अंडर द 7 लॉ के अंदर NGT सिविल केसेस से डील करती है। तो वो 7 लॉ कौन कौन से हैं,
ठीक है, वो देखते हैं। देखिए वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974, इसके अलावा वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक्ट था और यहाँ पे सेस एक्ट है, ठीक है। इसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 हो गया। इसके अलावा द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 हो गया। इसके अलावा द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हो गया। इसके अलावा द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 हो गया और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 हो गया। तो इस तरीके से जो एनजीटी है वो सिविल केसेस से डील करती है अंडर 7 लॉ, और ये जो 7 लॉ है मैंने यहाँ पे बता दिया। आप इन सब के बारे में भी जानना आपको ज़रूरी है। आप थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी देखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड पॉल्यूशन एक्ट कब आया था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1974 में आया था। इसी से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था। इसके अलावा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड पॉल्यूशन एक्ट 1981 में आया था। ये दोनों 1 और ये 4 इंपॉर्टेंट क्यों है, एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे ना बायोलॉजी की 12th की, वहाँ पे ये इनके बारे में आपको जिक्र देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर सही लगा है, अगर कुछ भी आपको सीखने को मिला है, अगर आपकी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है उसमें आपको मदद मिल रही है, तो प्लीज़ हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट नहीं करते हैं, अगर उनको कोई क्वारीज होती है फिर भी वो कमेंट नहीं करते हैं, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि किस तरीके से आपको ये वीडियो लगी और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आई। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।